नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही कमाल की शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर ललित मोहन रखोलिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में, और टनकपुर में इस वक्त पे वरिष्ठ रेडियोलॉजी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत सारे पुरस्कारों से कईयों बार पुरस्कृत हो चुके हैं। वो भले ही मुख्यमंत्री अवार्ड हों, जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हों, या समय समय पर तमाम विधायकों या तमाम संस्थाओं के द्वारा दिए गए हों। तो जनता के बीच में काफ़ी काम कर रहे हैं बहुत अरसे से। लगभग 20 साल आपको इस सेवा में हो गए हैं और 11 साल पूरा आप प्योरली पहाड़ में रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बात करेंगे, उसके अलावा रेडियोलॉजी को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत संयोग से सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। तमाम जो देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, रेडियोलॉजी को हम समझते हैं सबसे पहले, मुझे लगता है, फिर हम जी। पहाड़ पर आते हैं। रेडियोलॉजी क्या 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 चीज़ें आती हैं उसमें? हम रेडियोलॉजी की बात जहाँ पर करते हैं उसमें हमारे पास एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है और लास्ट में एक पेट स्कैन। तो इतनी विधाओं को एकजुट करते हुए इसका नाम रेडियोलॉजी विभाग कहा जाता है। तो सर, एडवांसमेंट की अगर हम बात करें, 20 साल पहले जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त पे क्या सुविधाएं नहीं थी जो आज हो चुकी हैं? पहले शुरुआत में तो हमारे कई अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनों का अभाव था। इवन कि अल्ट्रासाउंड मशीन भी कहीं कहीं पर मौजूद थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है और हमारे अधिकतर अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट भी तैनात हैं एवं अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे और कई अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम लगातार जनता को सुविधा दे रहे हैं। जी। तो सर, अवेलेबल हैं तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम लगातार देखते हैं कि जो पहाड़ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो लगातार रेफरल सेंटर बने हुए हैं। और उसके साथ ही अगर छोटा सा एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड भी करना होता है तो उसके लिए जिला मुख्यालयों में भी कई बार सुविधाएं नहीं होती हैं, ख़राब होती हैं मशीनें, और हल्द्वानी फिर दौड़ना पड़ता है। अब अभी तो सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है और हम लोग भी देख रहे हैं कि जो पहले की अपेक्षा आज हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफ़ी चिकित्सक तैनात हो गए हैं और काफ़ी स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। अब ये अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए स्टेट अलग हुए, लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एकदम से नया स्टेट बना तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अब धीरे धीरे हमारी सरकार और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और अधिकतर अस्पतालों में, आज मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड के अधिकतर अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और एक्सरे अल्ट्रासाउंड की जो बेसिक सुविधाएं हैं लगभग लगभग सभी अस्पतालों में मौजूद हैं। जी। सर, वैसे नियम क्या है कि जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे छोटी इकाई है ना, तो और उसके बाद फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज वहाँ पर होनी चाहिए, और प्राथमिक में कौन सी होनी चाहिए? अब अधिकतर आदर्श स्थिति की अगर बात करें। जो प्राथमिक हमारा चिकित्सालय होता है उसमें मूलभूत सुविधाएं हम लोग देते हैं और उससे ऊपर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, अब वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पहले जिला अस्पताल और उससे नीचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जैसे जैसे सरकार कोशिश कर रही है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है, धीरे धीरे हम नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। जी। अभी अभी जो हमारे जिला चिकित्सालय हैं, बेस चिकित्सालय हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी चिकित्सक तैनात हो गए हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अवेलेबल हो जाएंगी। जी। लगातार प्रयास चल रहे हैं। तो इस वक्त पे सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस किस तरह के डॉक्टर मिल सकते हैं? फिजिशियन तो मिलते ही हैं, जी। गायनी शायद। हाँ जी, अ, महिला रोग विशेषज्ञ, जी। फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और हमारे ईएनटी विशेषज्ञ, बाल रोग विभाग, ये चीज़ें हमारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम्म, मिल जाती है। जी। सर, इसके अलावा अगर हम कहें कि जैसे एडवांसमेंट की अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, अभी कलर डॉपलर भी होने लग गए हैं, अल्ट्रासाउंड में भी बहुत बहुत नई नई टेक्निक आ गई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे जिला अस्पतालों में भी हम लोगों ने कई जिला अस्पताल में हमारी सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। हम्म, बे अस्पताल में तो पहले से ही इंस्टॉल थी। लगातार कोशिशें हो रही हैं। और जहाँ तक आप कलर डॉपलर की बात कर रहे हैं, तो अधिकतर जो जितने भी हमारे चिकित्सालयों में जो मशीन लगी हुई है, बहुत पुरानी नहीं, जो अभी नए हाल फिलहाल में लगी है, तो सभी में डॉपलर की सुविधा उपलब्ध है। मशीनें अच्छी हैं हम्म, और लगातार काम हो रहा है। जी। सर, उसके अलावा एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी हम लोग दिखाने जाते हैं या कई लोगों के अनुभव हमने सुने हैं, डॉक्टर सीधे ही एक्सरा या अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि अननेसेसरी भी लिखा जा रहा है, या फिर अगर हम इतना लगातार सबका लिखेंगे तो फिर भीड़ जो बढ़ती है एक्सरा अल्ट्रासाउंड्स में वो बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि एक जो प्राइमरी डायग्नोसिस डॉक्टर्स की होनी चाहिए, उसके जो अपने अनुमान या उसकी जो अपनी प्रैक्टिस का जो अनुभव है, आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? क्या सीधे लिख देना चाहिए? ये ऐसा है कि आजकल कुछ तो लोग जागरूक हो गए हैं और अति जागरूक भी हो गए हैं। तो होता यह है कि चिकित्सक कोशिश तो करता है कि वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर ही देता है, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस बिना जांचों के, बिना जांच सुविधा के फाइनल डायग्नोसिस मिलना, लिखना थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसीलिए जो चिकित्सक मरीज को देखता है, पहले वो प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाता है, संभावित जो उसकी बीमारी है उसको तो वो लिख ही देता है, लेकिन उसके बाद वो ये लिखता है कि साहब इसमें एक्सरे की ज़रूरत है, इसमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, इसमें सीटी की ज़रूरत है। लेकिन अननेसेसरी कभी कभी मरीज जो है बिना चिकित्सक की सलाह के भी डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी कराने पहुंच जाता है। वो थोड़ी समस्या है। जी जी। आप चिकित्सक की सलाह लें, चिकित्सक को जो भी ठीक लगेगा, चाहे उसको एक्सरे चाहिए मरीज का या अल्ट्रासोनोग्राफी चाहिए, तो वो उन पर निर्भर होने दें, उनको देखने दें, उनकी सलाह पर ही मरीज अपना एक्सरे अल्ट्रासाउंड करें। अननेसेसरी किसी भी परिस्थिति में वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या सीटी या एमआरआई ना कराएं। जी सर, ये हार्मफुल कितने हैं अगर हम उनको ज़्यादा कराते हैं, ज़्यादा मात्रा में? जैसे कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को भी ज़्यादा नहीं करानी चाहिए, तो कितने दुष्प्रभाव हैं इसके? अब एक्सरे और सीटी के तो दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। उनमें रेज जाती है तो कई कई बीमारियां उससे, मतलब कैंसर तक भी आपको हो सकता है। तो ऐसा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था कि मरीज को केवल चिकित्सक की सलाह से ही ये जो जांचें हैं ये करवानी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अल्ट्रासाउंड जो होते हैं उसमें कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, उसमें अभी तक तो हमने कोई भी मतलब ऐसा कोई पढ़ा नहीं है कि जिससे कि अल्ट्रासोनोग्राफी से कोई गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान हो। लेकिन उसके बावजूद भी 3 अल्ट्रासाउंड जो है लगभग ठीक रहते हैं, 3 अल्ट्रासाउंड सफिशिएंट होते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर उनको पहले महिला चिकित्सक को दिखा लें, अगर उनको लगता है, किसी महिला डॉक्टर को लगता है कि साहब नहीं इनको अब कराना चाहिए या चौथा अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, तो वो चिकित्सक की सलाह पर ही अल्ट्रासाउंड कराएं। इससे अल्ट्रासाउंड से कोई गंभीर बीमारी बच्चे में नहीं होती। जी जी जी। सर, अभी आप जॉइंट डायरेक्टर भी हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय में, तो बतौर जॉइंट डायरेक्टर किस तरह से आप देख पा रहे हैं पहाड़ में अभी इस वक्त पे क्या चुनौतियां बनी हुई हैं? इस वक्त पे अगर हम पलायन की बात करें तो सबसे बड़ी जो वजह है पलायन की वो स्वास्थ्य ही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी चाहता है कि सुकून से अब मैं पहाड़ में अपना घर बना के रहूं, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो हल्द्वानी में या बड़े शहरों में रह रहा है। तो सर, किस तरह से देख रहे हैं चुनौती को आप? अब जो हमारी पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो थोड़ी प्लेन से ध्रुव में थोड़ा सा भिन्न है। तो वहाँ पर और दूसरा क्या है कि कई महिलाओं के जो पति हैं दूर दराज काम के उसमें भी वो कहीं दूर गए होते हैं,
तो जो महिला होती है उसको सारा काम घर का करना पड़ जाता है। तो हम लोग भी देखते थे और हम लोग भी देखते हैं, अभी मैं पहाड़ में था तो तब भी मैं देखता था कि महिला के ऊपर लोड बहुत है। और भैंस के लिए चारा काटना और जलाने के लिए लकड़ी लाना, ये सब महिला को करना पड़ता है, वो चाहे गर्भवती हो ये चाहे ना हो। तो गर्भवती होने पर जब ये काम किए जाते हैं, लकड़ी काटना या भैंस के लिए घास घास लाना, तो उसका तो असर कभी पड़ता है। कभी बड़ी मुसीबत इसमें ये आ जाती है, कभी झटका लग गया गर्भवती महिला को या कुछ हो गया, तो उससे कभी कभी महिला को ब्लीडिंग होने लगती है, कभी पानी का स्राव होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन भी महिलाओं को आ जाती है। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जब भी महिला गर्भवती हो तो वो ये जहाँ पर झटका लगने की संभावना है, चाहे वो रोड में जा रही हो, कहीं बस में जा रही हो, कहीं टैक्सी में जा रही हो, तो अपनी हिफाजत करे और किसी भी तरीके से बच्चे में झटका न लगे। और पेड़ से लकड़ी काटना और ये भारी वजन उठाना, ये सब चीज़ों को गर्भवती महिला को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सर, पहाड़ में आप इतने साल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप, क्या क्या आपको मुख्य समस्याएं वहाँ पर लगी और क्या क्या काम आपने अपनी ओर से किए? मैंने अभी बताया था कि पहाड़ की जो भौगोलिक समस्याएं हैं वो अलग है, परिस्थिति अलग है वहाँ पर। तो जहाँ पर अब वहाँ पर जो यातायात के साधन है, मैं ये देखता था कि जो महिला को जो मेन रोड है वहाँ पर आने के लिए भी 3 से 4 घंटे पैदल आना पड़ता है, जिससे वो मेन रोड में आए। मेन रोड से भी अस्पताल में आना, उसके लिए गाड़ी की सुविधा उसको देखनी है, सभी के पास अपने अपने वाहन होते नहीं हैं, तो उसमें उसको ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने तो कभी कभी ये देखा कि जैसे हम लोगों की जो टाइमिंग है वो फिक्स है, इतने से इतने बजे तक अस्पताल खुलेगा, लेकिन मैंने जो देखा कि कई महिलाओं को उस ट्रांसपोर्ट में, जो कि 2-3 घंटे उनको रोड में आने में लगे, उसके बाद उनको अस्पताल आने में लगे, तो उसमें भी उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं पर्सनली ये काम करता था कि अगर महिला जितने बजे भी हमारे अस्पताल पहुंच जाती थी तो मैं उसका अल्ट्रासाउंड कर देता था। अच्छा, ओके। तो चुनौतियां भी बरकरार हैं पहाड़ों के लिए, और आप लगातार आप कह रहे हैं कि सरकारें सोच रही हैं। अभी जैसे कि MBBS का जो पहला बैच यहाँ से निकलता है, उनके लिए कुछ मैंडेटरी किया था सर, वो रूल अभी बना हुआ है क्या? अभी वहाँ पर कोशिशें जारी हैं, सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से चिकित्सक से लेके स्टाफ तक अस्पतालों में मौजूद रहे। और धीरे धीरे परिस्थितियां बदल भी रही हैं, जो हम देख रहे हैं इन 20 सालों में। तो अब यह है कि एकदम से कोई एकदम ड्रामेटिक चेंज तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। और अब जहां मैं देख रहा था 1 या 2 चिकित्सक हुआ करते थे, वहां 8-8, 10-10 चिकित्सक अभी तैनात हैं और मरीजों को भी अपना इलाज मिल रहा है, कोशिशें जारी हैं। धीरे धीरे अब भौगोलिक परिस्थितियों की मैंने बात की थी कि वहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो सर, इतने सालों में आप कुछ इस तरह का कुछ एनालिसिस कर पाए कि पहाड़ की मुख्य बीमारियां क्या क्या हैं? गर्भवती महिलाओं वाला तो एक बड़ा टास्क है ही, डोली अभी भी ऐसी जगह है जहाँ डोली में तक कई किलोमीटर ले जाना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो क्या कोई सीजनल बीमारियां उनको होती हैं, या तंबाकू या इन चीज़ों वाली बीमारियां वहाँ पर बढ़ी हुई हैं? बच्चों में किस तरह के रोग हो रहे हैं वहाँ पर? अब बीमारियां असली में होता क्या है कि अगर बच्चे को थोड़ा जुकाम वुखाम लगे तो पहले वो जागरूकता की कमी की वजह से पहले वो खुद ही उसका इलाज करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो अगल बगल के जो बंगाली डॉक्टर हैं तो उनके पास पहुंचते हैं, तो उनको दिखाया, 2-3 दिन उनकी दवाई खाई, तो फिर अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर हम लोगों के पास आए। तो वो बस जो मेरे को लगता है कि वहाँ पर जागरूकता की कमी है। मुझे तो जहाँ पर भी मौका मिलता है, जिस स्टेज में मेरे को बोलने का मौका मिलता है, मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि आप जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो, बच्चों को हो, बड़े को हो, वो तुरंत हमारे पास लेके आए, तो हम उनको बताएंगे कि फर्दर क्या करना है, आगे क्या करना है आपको।
तो कौन सी मामले जगह? बिगड़ जाते हैं, तो मामला बिगड़ जाता सही है। जगह पर नहीं पहुंचने की वजह वो से। समय जो जो पहले का जो समय था, हम्म, जिसमें बच्चा या बड़ा आसानी से हम लोग ट्रीट कर पाते, हम हम्म, उसका इलाज कर पाते, हम्म, उसमें हमको बड़ी दिक्कत हो जाती है और कभी कभी रेफर करना पड़ता है, मरीज आगे बड़ी सेंटर पर भेजना पड़ता हम्म। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने बताई। कुछ और चलते चलते संदेश आप देना चाहें हमारे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को? है। मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने शुरू से ही अपने अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं खाने पीने के साथ साथ एक्सरसाइज पर निर्भर करती हैं। आप बाहर का जितना भी वो है, जितने फास्ट फूड जंक फूड, इनको अवॉइड करें और जो घर का खाना सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी और कम तेल कम नमक वाला इस्तेमाल करें और साथ में सुबह और शाम एक्सरसाइज करें, और इससे आप सभी स्वस्थ रहेंगे और आपको स्वस्थ रहने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। तो आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर एलम रखूलिया जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।